बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत पे बात करने की पहले वर्ल्ड कप के इस इवेंट के ऊपर बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान का सफ़र आज इख्तिताम पजीर हुआ। आज FN बट्स के ऊपर बहुत सी बातें हो रही थी। हम पर उम्मीद थे कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला करता है तो पाकिस्तान एक बड़ा जो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन्स सजा सकता है और उसके ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम को बुक भी कर सकता है बहुत पहले। लेकिन आज टॉस का जब आगाज़ हुआ, टॉस इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने टॉस जीतते ही बरजस्ता जुमले में बैटिंग करने का फैसला किया। सारे चेहरे वहीं पे मुरझा गए। हम आज के ही मैच पे क्या तकिया किए हुए थे, या गुज़श्ता मैचेस में हमारी कारकर्दगी बहुत बुरी थी, हम बेहतर कर सकते थे, या फिर किस्मत का कुछ और खेल था, या फिर बहुत सी और ताकतों का खेल था। पाकिस्तान जो आगे नहीं बढ़ सका। FN बट्स की कंडीशंस के अंदर हम गए और टीम के अंदर बंटवारे की बातें होने लगीं, मैसेजेस की बातें होने लगीं, पैगामात की बातें होने लगीं। कुली तौर के ऊपर जो खेल है वो सियासत की नज़र भी हुआ और हमने ये भी देखा कि हमारी तैयारी दूसरे टीमों के बरक्स कुछ और तरह की थी। हम अगर खड़े हुए हैं तो हमने बेहतर परफॉर्म भी किया, अगर हम नहीं चले तो हमारे ओपनर्स नहीं चले, और अगर चले हैं तो हमारे टेल एंडर्स चल गए। ये जो सिचुएशन पूरी बनी है, क्या ये हमारी कारकर्दगी के ऊपर सारी मुनहसर है या इसमें किसी और का भी बहुत बड़ा किरदार है? सेमीफाइनल के जो मैचेस हैं वो जिन टीम्स के माबैन हैं, यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, दूसरा इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन, तो उसमें नताइज क्या रहेंगे, फाइनल किसका होगा? इस पूरे इवेंट के अंदर DRS के ऊपर बातें होती रहीं, टॉस के ऊपर बातें होती रहीं, किसी ने गेंद के ऊपर बातें करना शुरू कर दी, किसी ने वेन्यू के ऊपर बात की, किसी ने पिच कंडीशन के ऊपर बात की। तो इसका पूरा अहाता करते हैं। प्रोग्राम का पहला हिस्सा इसी के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज के मैच में? क्या आप तरह उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, या आप हकीकत पसंदाना है मैं नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, मैं सच बात हूँ, बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे ये यकीन था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऐसी ही कारकर्दगी करेगी। उसकी बड़ी क्लियर वजूहात थी। टीम के अंदर ग्रुपिंग जिसे कोई नहीं मानता, मैं आज भी आपको बात क्या आने वाले दिनों में आपको चीज़ साबित हो जाएगी। दूसरी बात बड़ी क्लियर है, जीतने के लिए आपको एक हौसला चाहिए, एक टीम का टीम होना चाहिए। हम डिपेंड क्या करते हैं कि हम डिपेंड करते हैं कि फ़खर ज़मान ने छक्के मार दिए तो अगले छक्के भी फ़खर ज़मान ने मारने हैं, तो फिर 10 जो बाकी खिलाड़ियों ने घर भेजे वो किस लिए हैं? अगर शहनशाह अफरीदी ने आउट कर दिए हैं या किसी और ने आउट कर दिए तो अगले आउट भी उसने करने हैं, तो फिर बाकी बॉलर क्यों डालें आपने टीम में? भाई क्रिकेट के मैच में 11 खिलाड़ियां तो 11 के 11 खेलते हैं। 11 खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है। किसी को फील्डिंग में अपनी कारकर्दगी, किसी को बॉलिंग में, किसी को बैटिंग में, सबको अपनी कारकर्दगी दिखाना पड़ती है। लेकिन हम एक दुनिया की वाह टीम है। हम बिल्कुल एक ऐसा खेल किसी टाइम खेल जाते हैं जिसकी तवक्को किसी को दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन वो कितने कितने एक मौजे हैं। वो अगर आप उठा के देखें ना, वो चंद एक मौजे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल दावा करते थे और आप ठीक कहते थे कि आपके नज़रिए में कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे। मैं तो उसी दिन, जिस दिन अफगानिस्तान से हम मैच हारे थे, तो मैंने उस दिन कह दिया था हम नहीं खेलेंगे। हम इसलिए नहीं खेलेंगे, हमें ये पता ही नहीं। हम एक ऐसी टीम से मैच हार गए जिस टीम से मैच हारने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो वहां पे पता चल गया था, उस मैच में पता चल गया था कि हमारी टीम आपस में कितनी तकसीम है। उस मैच में पता चल गया था कि हम आपस में एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, मुहालफ को तो गिरा ही नहीं रहे। उसकी वजह जरा मैं यह सब बात करना चाहूंगा इस वर्ल्ड कप पे। आप इसको वर्ल्ड कप कहते हैं, मैं इसे वर्ल्ड जुआ कप कह रहा हूं। जरा गौर करें, इस वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट 3 टीम जो एक मैच नहीं हारी, जिसे हम भारत की टीम कह रहे हैं, वो टीम बांग्लादेश से सीरीज हारती है। ऑस्ट्रेलिया घर आके उन्हें हरा के जाता है। वेस्ट इंडीज में एक मैच हारती है। अब 3 सीरीज होती हैं वर्ल्ड कप से पहले। 3 सीरीज में जरा आप अहाता करें तो कितने मैच है जो वो हारे हैं। अब मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं और ये मैं स्टोरी को चैलेंज करके दे रहा हूं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट,
देते हैं या नहीं देते, मैं उन्हें ये चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज करके दे रहा हूं। मुझे एक बात बता दें, दुनिया में मुझे कोई एक ऐसी विकेट दिखा दे, दुनिया में ये होता था कि पहले 10 ओवर तेज होंगे, पहले 10 ओवर विकेट और होगी, अगले 10 ओवर विकेट और होगी, अगले 10 ओवर विकेट और हो सकती है। ये कभी नहीं हुआ कि पहली इनिंग्स में विकेट बिल्कुल तब्दील है और दूसरी इनिंग्स में विकेट बिल्कुल तब्दील है। ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूं, मैंने बड़े मैच देखे हैं। आज सारा दिन मैंने कमो बेश को 300 ऐसे मैचेस की हिस्ट्री निकाली है जिसमें ये सारी चीजें नजर आई। हुआ क्या, आपकी पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट के सरबराह हैं, वो भारत के गुलाम हैं। मैं लफ्ज़ गुलाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ हम हैं थोड़े से आकर जाते हैं, बाकी गुलाम हैं, बाकी भारत की लॉबी का हिस्सा है, बाकियों को भारत में बड़े बड़े मैचेस मिलते हैं, बाकियों को बड़ा बड़ा स्पॉन्सर्स मिलता है, बाकियों को पता नहीं क्या क्या मिलता है। अब मुझे एक बात बता दें यासिर साहब, इस वर्ल्ड कप के मैचेस में अगर आप रेशियो निकाल के देखें तो 97% टॉस भारत जीता है। 97% टॉस भारत जिस विकेट पे खेलता है, पहले बैटिंग करता है, उस विकेट के ऊपर इस तरह लगता है जैसे भारत के खिलाड़ियों को वो फुटबॉल नजर आता है। बेहतरीन बॉलर वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं, बेहतरीन स्पिनर वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं। उसी विकेट पे 50 ओवर्स के बाद जब दूसरी टीम खेलने आती है, सिर्फ 4 रूले वहां उसके ऊपर पिटते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो विकेट टर्न भी लेती है। उस विकेट पे 50 में भी आउट हो जाते हैं, उस विकेट पे 150 में भी आउट हो जाते हैं, उस विकेट पे बेहतरीन खिलाड़ी जो है उसे बॉल नजर नहीं आती, बॉल मूव होना शुरू हो जाती है। एक केमिकल है जिसे पानी में मिलाकर लगा दिया जाता है। वो केमिकल, वो जगह गीली नहीं होती, लेकिन विकेट की टोटल रेशो तब्दील हो जाती है। ये मैं बात अपने पास से नहीं कह रहा, ये मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूं। बुलाए हमें एंटी करप्शन, अगर एंटी करप्शन यूनिट इस पे काम कर सकता है, भारत के खिलाफ ये बात कर सकता है, भारत के खिलाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो हमें बुलाए। नहीं राणा साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर किसी भी एक टीम को ये खदशा लगा हो, सारी की सारी टीम कौन बोलेगा भारत में? चले मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में 2 नंबरी हुई, DRS की माना गया, तो किसी की जुर्रत हुई? हमने कितना प्रोटेस्ट किया, चले मुझे बता दें। तो यही सवाल है कि हम फिर क्यों नहीं बोले? हम क्यों, मैं यही कह रहा, सबूत मिलने के बावजूद हमने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कई टीमों के साथ ऐसा हुआ है। निकाले ना जरा बेट फेवर, निकाले बाकी चीजें, देखें ना पहले कितनी टीमें फेवरेट रख के कितनी टीमों को फेवरेट की दौर से बाहर निकाला जाता है। और भाई ये तो एक जुआ था, अब तो क्रिकेट रह ही नहीं गई। अगर क्रिकेट थी तो मुझे एक बात बता दें, ये जो एक ड्रामा चला जिसमें आपके पाकिस्तानी और इंडियन कमेंटेटर्स ने इंतहा कर दी, 90% बारिश भी खड़ी करा दी, 3-3 फुट गलियों में पानी भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने उस दिन की, मेरी ये खबर ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था सब ये एक ड्रामा है, सब एक ड्रामा है। कौन सी क्रिकेट टीम किसके साथ, किसको कहां लेके आना है, किसको सेमीफाइनल में लाना है, किसको सेमीफाइनल में नहीं लाना, ये भाई फैसले हो रहे हैं। ये फैसले क्रिकेट की मेरिट पे नहीं हो रहे, ये फैसले जो है किसी और चीज पे नहीं हो रहे, ये फैसले सिर्फ और सिर्फ एक माफिया कर रहा है। वो माफिया जो स्पॉन्सर्स है, वो माफिया जो पूरी दुनिया के अंदर इस पर खरबों रुपए का, अरबों रुपए का नहीं, खरबों रुपए का जुआ करवाता है। राणा साहब, फिर इस पे एक सवाल बनता है जी। आप कहते हैं कि ये फिक्स हो रहे हैं मैच, तो बहुत मैंने जो विकेट की बात की है, चले मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए। वो आप उस पर रिकॉर्ड पे कह रहे हैं, मैं वो तो क्लेम करना चाहिए जो वहां पे खेल रहे हैं, जिनको कंडीशंस का पता है। कौन खेलेगा? मैं वर्ष कर रहा हूं, वो बात आप रोजाना पूरा मैच कवर करते थे जी, आप एक चीज थे। मुझे बता चले, मुझे दुनिया की 5 विकेटें ऐसी बता दें जो विकेटें पहली इनिंग्स में बिल्कुल ठीक है, दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल चेंज है। चले मुझे बता। हमने तो ये सवाल किए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट इसके ऊपर राय रखते हैं कि बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जा रहा है। इसी वर्ल्ड कप से 1 या 2 माह पहले उनकी बॉलिंग कहां थी, उनकी बैटिंग कहां थी?
कौन सा ऐसा जादू का करिश्मा आ गया, कौन सी ऐसी एनर्जी आ गई, कौन सा ऐसा ड्रिंक आ गया कि 2 माह पहले या 1.5 माह पहले बल्कि 1 माह पहले भी वो हारते हैं और फिर अचानक से उन्हीं टीमों को वो 0/0/0 कर देते हैं। एक्सपर्ट क्यों नहीं बोलते भाई? उनकी मजबूरियां होंगी, मेरी और आपकी कोई मजबूरी नहीं है, हमने कोई लीग नहीं खेलनी, लेकिन हमने देखें आज पाकिस्तान का हर शहरी सुबह से टीवी के आगे बैठा था, टॉस जीत जाएंगे, आज लंबे लंबे छक्के लगेंगे, आज बाबर आजम नजर आएगा, आज रिजवान नजर आएगा, आज फखर जमान नजर आएगा, अब्दुल्ला शफीक नजर आएगा, आज फला नजर आएगा, आज फला नजर आएगा। किधर गया यार सारा? अच्छा राणा साहब, बॉलिंग हम नहीं कर सकते, फील्डिंग हम नहीं कर सकते, बैटिंग हम नहीं कर सकते। मिसाल ले लें आज के मैच की, आप आज के मैच पे अगर समझते हैं कि विकेट उसी तरीके से बनाई गई है, उसी विकेट के ऊपर हमारा टॉप ऑर्डर, मैं नहीं कह रहा कि हमारे साथ वो मैच, ये सारी विकेटें उस मैच में होती हैं जो मैच इंडिया का होता है। चले, ये आज के मैच के ऊपर आप क्या राय रखते हैं कि जिसपे हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाता है, हमारे टेल एंडर्स खड़े छक्के लगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इंडिया के मैचों की बात की है। यहाँ पे तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम फैसला करके आते हैं कि ये 3 खिलाड़ी स्कोर करेंगे, उसके बाद जिन्होंने मारा है उन्होंने कौन सा आप क्या समझते हैं मैच जीतने के लिए किया? मैं तो ऐसी शॉटें देख रहा था कि वो कह रहे थे अल्लाह को कैच ही हुई है। मुझे एक बात है, आगा साहब सलमान है ना, सलमान आगा, जरा उसका पहला रन आउट जो था, जो बच गए हैं वो, क्या वो क्रिकेटर है? क्या क्रिकेट में ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बल्ला नहीं रखना? अगर उसका पांव 1 सेकंड के लिए जमीन पे ना आता तो क्या वो आउट नहीं थे? बल्लेबाज जब भाग के रन लेने आता है, सबसे पहले बल्ला ग्रीस में लेके जाता है, पांव लेके नहीं जाता। आप देखिए तो सही जरा, ये क्या चुबुर्जी का और चुकनी अमर सिद्धू का मैच हो रहा था। अच्छा सर, वो एक आपने कहा कि मैचेस तकरीबन पहले से सेट थे। जी बिल्कुल। अफगानिस्तान को जितवाने के लिए बेहद कोशिश हुई, जब वो मैच पाकिस्तान से जीता, अगले मैचेस जीता, सेलिब्रेट किया गया, इरफान पठान ने घर पे दावत दी, सुनील शेट्टी को बनाया, अदनान समी को बुलाया, उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। अगर वो, और क्रिकेट एक्सपर्ट उसके ऊपर ये राय रख रहे थे कि पिचेस अफगानिस्तान की कंडीशन के मुताबिक बनाई जा रही हैं और अफगानिस्तान के मुकाबले ये सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की बजाय अफगानिस्तान को लेके आएंगे, तो फिर वो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में क्यों ना जा सका? ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी आपको कहना, जो भी एक्सपर्ट आपके साथ बैठ के ये बात करते थे, उन्हें कहें कि ज़रा गौर किया करें इस बात पे, चूँकि मैं तो बड़ा गौर करता हूँ ना। मैंने तो क्रिकेट की, मुझे क्रिकेट इतनी खेलनी आती हो या ना आती हो, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें कि जब अफ़गानिस्तान 120 रुपये रेट पे खुलता है ना, वर्ल्ड कप में 120 का रेट अफ़गानिस्तान का खुलता है और 20 का रेट खुलता है न्यूजीलैंड का, और फिर न्यूजीलैंड 10 पे आ जाती है, फिर न्यूजीलैंड 12 पे चली जाती है, फिर दोबारा न्यूजीलैंड 8 पे आ जाती है। तो जिन लोगों ने ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट की होती है ना, फिर वो उन्हीं को लेकर आती है जिनको लेकर आना होता है। अब भी वो फेवरेट को हराएंगे। चले, मैं वक्त से पहले आपको बता दूं, अब भी वो फेवरेट को हराएंगे, लोगों की जेबों से पैसा निकलवाएंगे। तो फिर इस तरीके से तो इंडिया हारता हुआ, कौन हारता कौन जीता? मैं नहीं, आप अपनी उस बात के पे कायम नहीं है कि इंडिया? मैं बड़ा कायम हूं। मैं जब प्रोग्राम होगा तो मैं आपको चीजें साबित कर दूंगा ना। मैंने जिस तरह आज 2 चीजें चैलेंज से कह रहा हूं कि भारत के खिलाफ जब विकेट इस्तेमाल होती है, मैं आप ज़रा वो सारी फुटेजें निकाल लें, आप वो सारी चीज़ें निकाल लें, और उसके बाद ज़रा अपने तजियाकारों से कहें, अपने क्रिकेटर से कहें, ज़रा उस विकेट पे जाके इस वर्ल्ड कप के बाद दोबारा मैच खिलवा लें, दोबारा मैच करवा लें, और उस विकेट पे मैच किसी और मुल्क का करवा दें जो भारत से अच्छे, जिसमें बॉलर हों। न्यूजीलैंड के पास भारत से बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। जरा मैच वहां पे करवा दें, फिर मुझे बताइएगा क्या सेकंड इनिंग्स में ऐसा होता है? बताइएगा ना मुझे। लेकिन सर, बॉल अगर करवाई गई है तो बॉल खेलना भी तो है ना, खेलेंगे तो जीत पाएंगे ना। जब सब कुछ तय होता है तो यार क्या खेलना, तो क्या इतना छोड़ दें आप। जब मुझे आप कहेंगे कि आपको अगली लीग में जनाब आप 5 खिलाड़ी अगली लीग के हैं, और तो ये तो राणा साहब फिर मैच फिक्सिंग तो नहीं है ना, ये तो स्पॉट फिक्सिंग है। स्पॉट फिक्सिंग में 2, 4, 5 खिलाड़ी बुक हो सकते हैं ना। मुझे आपकी सादगी में ना बड़ा हैरान मुझे बताइए। नहीं, इस दश्त में मैं तो तिफले मकतब हूं। आप मुझे एक बता दें, मैच फिक्सिंग
और स्पॉट फिक्सिंग, इसमें फ़र्क क्या है? फर्क मैच पूरे का पूरा बुक होना और खिलाड़ी बुक होना। 5 खिलाड़ी बेहतरीन है एक टीम के, उन्हीं 5 खिलाड़ियों ने मैच जीतना है, वो उन्होंने मैच हरवाना है। जब वही बुक हो गया तो फिर मैच फिक्सिंग होगी या मैच स्पॉट फिक्सिंग होगी? तो स्पॉट फिक्सिंग में तो और बहुत सी चीजें भी आ जाती हैं। नहीं, और बहुत सी नहीं ना आती भाई। आपने वाइड करवाना है, आपने इसको टिप करना है, वो जिसे आप कहते हैं ना फैंसी कितने की होगी, फलां कितने का होगा, फलां कितने का होगा, वो कुछ और चीज़ें हैं और वो उन्होंने तय किया होता है, उसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, वो किसी और चीज़ में आता है। आप उसको इस चीज़ में ना लाएं। वो जुए की एक नस्ल किस्म है जो जिसको ये तय कर चुके होते हैं। उसमें बैट्समैन को भी पता होता है मैंने चौका या छक्का किसको मारना है, और उसको मैं बॉलर को भी पता होता है। और ये मैं हल्फन कहता हूं, ये मैं हल्फन कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने आज स्टडी की हैं। मुझे एक जुम्मेदार शख्स ने, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, उसने मुझे मैच शुरू होने से पहले उसने कहा ऐसे ऐसे होगा, हर मैच से पहले उसने कहा ऐसे ऐसे होगा, ये चीजें तय है। उसी तरह होता है, उसी तरह होता है। हम हाथ उठा के दुआएं मांग रहे होते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब फरमा दे। उस बंदे का नाम नहीं, किसी का भला हो। ये आपका मेरा काम नहीं है, और अल्लाह सबको इस लानत से बचाए। और सर मैं उस चक्कर में नहीं कह रहा, ना उस पैराए में ना लेके जाएं। मैं ये कह रहा हूँ अथॉरिटी को उसका नाम दें, उगलवाए उससे। अथॉरिटी खुद उसमें मुलवस होती है। किस किस अथॉरिटी को देना? क्या अथॉरिटी को नहीं पता? क्या अथॉरिटी को नहीं पता? चले मुझे दुनिया में मुझे बताएं, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग हो रही होती है, कितने मुल्कों के मैच हो रहे होते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग में? हाँ, बहुत कम। क्यों? वजह आईपीएल पाबंदी होती है। नहीं, क्यों नहीं कराते मैच? पैसा मिलता। तो फिर बात क्या, बाकी भी खिलाड़ी होती है ना, क्यों नहीं कराते उनके मैचेस? ये क्यों ये सारा कुछ? ओ भाई, बात ज़हन में रखें, अब तारीखें भी कोई और मुकर्रर करता है। अगर आज हमने इसी पे प्रोग्राम करना तो फिर हमें खुल देनी चाहिए सारी आज हकीकत। आज इस किताब को खोल देना चाहिए, आज सारी चीजें सामने रख देनी चाहिए। कई स्पोर्ट्स के हमारे एनालिस्टों की मजबूरी हो सकती है, उनके इंटरनेशनल टूर मजबूरी हो सकती है, उनके दीगर चीजें मजबूरी हो सकती है। आपकी मेरी मजबूरी नहीं हो सकती। चलें, कोई भी अब लीग आएगी, इस तरह कीजिएगा, हम अपना प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम से पहले हम बता देंगे इस लीग में कितनी दफा क्या होना है। ले लेंगे बंदे को, फोन पे ले लेंगे, यार बता दो क्या बनना है, नाम ना बताओ अपना, आवाज चेंज कर लो थोड़ी सी। क्या करते हैं यासर साहब, सब चल रहा है। अच्छा, आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं है ये, मैं आपको बता रहा हूं। आपको भी पता है इस बात का सारा, वैसे ही आप मासूम बनते हैं, आपकी आदत है मासूम बनने की। मासूमियत ही बचाती है। मुल्क के लिए मासूम नहीं बनना चाहिए, मुल्क के लिए बस हमें स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं, मैं आप भी शहीद बन जाते हैं, कभी चिल्ला कभी कुछ और। अच्छा, कॉम्बो हमारा अच्छा नहीं है। मैं मासूम हूँ, आप जरा थोड़े से जाबिराना है, काम चल रहा है। बड़ी बात, बड़ी बात। मुझे ये बताइए कि आपके सोर्सेस के मुताबिक जो फेवरेट है वो हारेगा, यानी आपकी वो बात अभी भी कायम है कि इंडिया फाइनल के अंदर नहीं जाएगा? अभी तो सेमीफाइनल आने दे, अभी तो सेमीफाइनल आने दे। आपने तो बहुत पहले ये बात करती थी। मैंने अर्ज की है सेमीफाइनल आने दे। अच्छा, सेमीफाइनल। देखिए, ना मैं पामिस्ट हूँ, ना मैं स्टारों का मास्टर हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ हूँ। और मैं और भी गम है जमाने में वामिस के सिवा जो मैं बात करता हूँ इसलिए कि हमारी ट्रेनिंग ये है कि आप, हमने जब खबर देनी है कोई भी, या सर आपने और मैंने दोनों ने उस पर मेहनत करनी है। जारी बात है, हमारे पास हमारा यही काम है ना, हम इसी चीज़ की कमाई खाते हैं ना, हम इसी मेहनत की सैलरी लेते हैं। एक बात रिपीट हो जाए तो हमें अजीब लगना शुरू हो जाता है, अजीब लगना शुरू हो जाता है, अल्लाह भला करे। तो हम क्यों ना फिर हम स्टडी करते हैं। हमने कोई प्रोग्रामों में बैठ के सिर्फ हाँ वाह वाह तू नहीं करनी होती, हमने असल हकाइक को सामने लाना होता है। मैं तो आपको ये हकाइक सामने ले आया हूँ। मेरे पास आज भी वो एक रिकॉर्ड मौजूद है यासर साहब। एक मैच था, मैंने उस मैच में यासर साहब कहा था कि फलाना खिलाड़ी इतने स्कोर पे आउट होगा। मेरे पास ये इतला है किसी जगह से, वैसे ही हुआ। मुझे पीसीबी के एक जुम्मेदार शख्स ने कहा, नहीं तो आप एहतशामुल हक साहब, अकील बिल्ला साहब, बाबर साहब, ये 3 मैं रिपोर्टर दे रहा हूं आपको। उन्होंने मुझे कहा, राना अजीम साहब आपने ये किस तरह कह दिया? मैंने कहा यार मैं आपको बता रहा हूं, और सेम हो गया। उसने कहा ये हो भी गया। उसके बाद मैं दुबई बैठा था,
मैंने वहां से इन्हीं रिपोर्टर्स को फोन किया, ये आप होता है ये तीनों रिपोर्टर बड़े रिपोर्टर हैं और यकूब साहब डॉन वाले, मैंने इन सबको फोन किया, मैंने कहा यार पाकिस्तान टीम क्या सिलेक्ट हो रही है, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम ये सिलेक्ट हो रही है। मैंने कहा यार ये खिलाड़ी, मैं 4 नाम लिए, मैं कहा ये है इसमें, उसने कहा ये चारों खिलाड़ी नहीं है। मैं कहा लो मुझसे खबर ले लो, ये चारों खिलाड़ी हैं और जो टीम आप दे रहे हैं वो नहीं है। उसने कहा जी मुमकिन नहीं है, ये चारों नाम मैंने लिए, अल्लाह इनको जिंदगी दे, हयाती दे, तंदुरुस्त हैं, ये हयात है, इन चारों को प्रोग्राम में बुला के पूछ लीजिएगा। जब टीम की सिलेक्शन हुई तो वो चारों लोग मौजूद थे, बाकी जो थे वो नहीं थे। और उन चारों पे इल्जाम पता क्या था कि उनके बुक मेकर्स के साथ, इंटरनेशनल बुक मेकर्स के साथ बड़े करीबी राब्ते हैं। और मुझे एक बात बताए, जब आपकी टीमें सेलेक्ट इस तरह होती हों, जब आपको पता हो कि अनारकली से आपका घर डिफेंस में किस तरह शिफ्ट होना है, शफीकाबाद से आपका घर जो है वो वाई ब्लॉक में या किसी और ब्लॉक में किस तरह बनना है, जब आपको पता हो कि रात सुबह क्रिकेट मैच है और रात को आपने किस महफिल में बैठे हुए हैं, उस महफिल में क्या चल रहा है, जब आपको पता हो, सबको पता हो कि किस पर क्या इल्ज़ाम लगता है। क्या जस्टिस मरहूम अब्दुल क़य्यूम मरहूम की रिपोर्ट आपको नहीं पता, किसके मुताल्लिक़ क्या लिखा था, किसको नहीं पता? क्या हम में से आज तक, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों को पकड़ा गया किसी भी मुल्क में हो, हमारे मुल्क में तो सजा मिल जाती है फिर भी किसी को, बाकी मुल्कों में तो सजा मिलती भी नहीं, वो पर्दा डालते हैं निकल जाते हैं, चलो तंग गली से निकल गए। और भाई टीमें सिलेक्शन हर चीज कहीं और होती है, मैचों की टाइमिंग, मैच कब कहां होने हैं, किस मुल्क की सीरियल होनी है, इसकी भी टाइमिंग तय होती है। तो आप फिर ये विकेट तो अहमियत ही कोई नहीं रखती। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूं, निकाल लेना जरा टोटल टास्क भारत के, निकाले भारत की तो टोटल इनिंग्स। भाई मैं कह रहा हूं सिराज बड़ा अच्छा बॉलर है, ओके जी, बाकी बड़े अच्छे बॉलर है, शामी बड़ा अच्छा बॉलर है, ठीक है मान लिया मैंने, बुमराह है बड़ा अच्छा बॉलर है, और भाई उनके बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, ठीक है। जब वो शारजा में होता है मैच, जब अबू धाबी में मैच, दुबई में मैच होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं अच्छे? जब बांग्लादेश में मैच होते हैं उस वक्त क्यों नहीं अच्छे? जब वेस्ट इंडीज में मैच होते हैं उस वक्त क्यों नहीं अच्छे? जब होम ग्राउंड पे इनके मुल्क में आगे ऑस्ट्रेलिया हरा के जाती है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कुछ 6 साल पहले की बात नहीं, तो उस वक्त क्यों नहीं अच्छे? अब जरा क्या पिचेस जरा और कंडीशंस क्यों, क्या हो गया? पिचेस बनाई किसने है? इंडिया ने बनाई है। इंडिया के मैच में इंडिया सेकंड इनिंग्स पे स्टाफ किसका है? इंडिया का। तो क्यूरेटर्स इंडिया के, वो आधा पौना घंटा पहले आईसीसी उसे तहवील में ले लेती है, बसूरत दीगर तो कौन सी आईसीसी यार, जाने दो, खुदा मैं हाथ जोड़ रहा हूं यार आपसे, इंडियन क्रिकेट जान दे, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह ना, अब ठीक है ना, आईसीसी। चले इसे आप जयशाह कप कह लें, जो भी कह लें आप, कोई बात मानी जाती है? अच्छा चले, जिस मुल्क को कैसा वर्ल्ड कप है कि आपके मुल्क के लोगों को वीजे जारी नहीं किए जाते? कैसा वर्ल्ड कप है कि आपका वहां पे पाकिस्तानी परचम लेके जाओ तो जुर्म बन जाता है? पाकिस्तान के नारे लगाओ तो पुलिस वाले पकड़ के कहते हैं नारे नहीं लगाने। देखा ना आपने? जी देखा, ये सारा कुछ हुआ है ना। तो वहां पे और इससे ज्यादा क्या होगा? फिर आप कहते हैं यार ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये जुए का कप है, ये बिल्कुल जुआ कप है। अच्छा अच्छी बात है, हमारी टीम वापस आ गई है, इज्जत से वापस आ गई है, ठीक है, बहुत है, ठीक है, जितना भी हो गया, लेकिन आकर इनको ठीक करना होगा। ठीक क्या करना होगा? 11 खिलाड़ी हैं तो 11 को खेलना होगा। ठीक है, बहुत सी टीमें हार के जा रही हैं, लेकिन ये 11 खिलाड़ी हैं तो 11 को खेलना होगा। सिर्फ 2 या 3 पे मत डिपेंड करें। अगर एक इनिंग्स में एक अच्छा खेलता है तो दूसरे इनिंग्स में बाकियों को भी अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। साथ में हमें सर वो ये भी तो, ये तो वो ट्रेन है यासर साहब, इसका इंजन रुक जाए पूरी ट्रेन रुक जाती है, बल्कि इसकी इंजन का, इस गाड़ी का आखिरी डब्बा खुल जाए ना तो अगला इंजन भी खड़ा हो जाता है। नहीं जी नहीं, लेके जाना और ये ले जाते हैं, पूरी कौम को ले जाते हैं। लेकिन एक सवाल है राना साहब, यार कप्तान हो, देखें टीम को चलाने वाले होते हैं ना, टीम में हौसला पैदा करने वाले होते हैं। नाम लेने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप जब आपने जीता है तो आपने एक स्प्रिट पे जीता है वर्ल्ड कप। नहीं, इमरान खान साहब ने जीता है, मैं कह रहा हूँ जीता ना, जीता ना इमरान खान साहब ने, एक स्प्रिट पे जीता है ना। यही पोजीशन थी ना, सेम पोजीशन थी।
लेकिन आप देखें, लेकिन क्या था, टीम लड़ी थी, टीम। वहां पर पूरे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते थे। मैं अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार आप राना जी बड़ा देखते हो और तुगुल गाजी बहुत देखते हो, अब उस्मान देखते हो, क्या क्यों देखते हो इतना? मैं ये कहता हूँ, मैं उसमें सीखता हूँ कि उन लोगों ने अपने हौसले नहीं छोड़े। उन लोगों का अल्लाह पर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ज़्यादा यकीन है जो होना चाहिए कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो लोग डटे रहते हैं। उस वक़्त भी इमरान खान डटा रहा, मैच जीत गया। क्रिकेट का मैदान था। आज आपको पीटीवी पे दिखाना पड़ा, बाकियों पे आप पाबंदी लगा दें, दिखाना पड़ा ना आपको। तो ये दिखाना पड़ता है। यासिर साहब, आपकी यादें ताज़ा रहती हैं। आप कप्तान जो होता है ना, इस पे एक बड़ी स्पिरिट होती है। लेकिन सर, जिस हद तक क्रिकेट चेंज हो रही है तो उस चेंजिंग में हमें भी कॉम्बो बनाना चाहिए। जिस तरीके से आज हारिस रऊफ ने कैच पकड़ा और पाँव उनका उधर लगा हुआ था, और आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी देख लें, पिछला दूसरा भागता हुआ आता है, वो कैच उसकी तरफ फेंकते हैं और वो कैच कर लेता है। तो जिद्दत पसंदी की तरफ हमें भी बढ़ना है, हमें भी बायोमैकेनिकल तर्ज के ऊपर सीखना है। जिस दिन हम ये फैसला कर लेंगे ना, आखिरी सिर्फ एक बात छोटी सी कर दे इस मैच में, जिस दिन हम ये फैसला कर लेंगे ना, हमने फलां के ससुराल के कहने पे किसी को टीम में नहीं रखना और फलां के कहने पे नहीं रखना, तो फिर हम फैसला कर लेंगे मेरे मुल्क में जितना टैलेंट है ना, इतना टैलेंट दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। लेकिन टैलेंट की बारी नहीं आती भाई। टैलेंट को निखारने का सवाल है, वो निखार जो है वो कौन लेके आएगा, ये एक बिग क्वेश्चन है। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले क्रिकेट मैचेस के हवाले से, हमें उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें बर नहीं आईं। हालांकि ये मालूम था कि ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, ये भी मालूम था कि हवाएं हमारे मुवाफ़िक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद पे थे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। इसी तरीके से पाकिस्तानी सियासत है। बहुत से पार्टीज़ को ये भी इल्ज़ाम है कि इक़्तिदार में हम आ जाएंगे। कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक देख रहे हैं, कुछ अपनी ऐनक की नज़र से देख रहे हैं कि उन्हें ऐनक का नंबर कौन सा लगा हुआ है और उन्हें हक़ाइक़ क्या दिखाई दे रहे हैं। ये जो बनते टूटते इत्तेहाद हैं, कोई गिला कर रहा है कि हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे थे तो अब दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं। तो किसी के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और किसी के नज़दीक हमें तो कभी मिली नहीं, हम तो आवाम के ज़ोर पे निकलते हैं। तो इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, मियाँ साहब आए, मियाँ साहब के आने के बाद बुलंदोबाग दावे भी किए गए। मियाँ साहब के आने के बाद आपकी नज़र में मंजरनामा ये भी बन रहा था कि लोग पार्टी के अंदर शामिल होना चाह रहे हैं। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात फिर से उभर के सामने आएगी और हुकूमत बना पाएगी। लेकिन वर्ताए हैरत में हम उस दिन मुब्तला हुए कि जब आपको इलेक्शन से पहले MKM से इत्तेहाद करना पड़ गया। MKM से इत्तेहाद की मंतिक समझ नहीं आई। उधर आपकी कोई हैसियत नहीं, उनकी इधर कोई पंजाब में कोई हैसियत नहीं। तो फिर ये इत्तेहाद की बातें क्यों मंजर आम पे आने लगी और आप पीपल्स पार्टी, JUIFA, IPP, PTI पार्लियामेंटेरियंस, इनसे मिलने की बजाय आपने MKM को प्रेफर दिया? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं कराची में रहता हूँ और ये मेरे भी जवाब जो है मैं आपको ऐसा दूंगा जो कि बिल्कुल हकीकत से के साथ है। देखिए, हमारी पार्टी कराची में पिछले इलेक्शनों में भी 2013 में भी कोई सीट नहीं ले सकी। अगरचे बहुत कराची में PMLN के नज़दीक वोटर हैं, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी का अपना अपना वोटर है। और इसी तरह हैदराबाद भी शहर है और दूसरे सिंध के शहरों में। तो MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये कोई मर्ज तो नहीं हुई आपस में, ये होगा ना तो कोई सीट की एडजस्टमेंट होगी। तो अगर दोनों मिल के कोई ना कोई, क्योंकि उनका भी वोट बैंक है कराची में और PMLN का भी है और पीपल पार्टी का भी वोट है, जमात इस्लामी का भी वोट है, यहाँ पे PTI का भी वोट है। ये सारी पार्टियाँ यहाँ पे एक्टिव है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इंडस्ट्रियल शहर है, बिजनेस सिटी है। तो ये अपने अपने वोट हैं। हम समझते हैं कि अगर इंडिविजुअली हम यहाँ पे कराची में कंटेस्ट करें
तो पहले भी हमने कोई अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये मिल के इसी तरह MQM का भी कोई रिजल्ट पिछले इलेक्शनों में तो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मिल के हम समझते हैं कि दोनों को वोट मिल के कुछ सीटें हम दोनों पार्टियां निकाल सकती हैं और ये मफाद में है। देखिए, जमहूरियत में सीट का असल तो नंबर ऑफ सीट्स है ना, तो पंजाब में तो हमारी पोजीशन बड़ी कंसोलिडेटेड है, लेकिन हम समझते हैं कि कराची में और इवन बलूचिस्तान में बाप पार्टी के साथ भी हम जाके उनसे भी बात कर रहे हैं। तो हम तो तमाम पार्टियों को, एक तो इस वक्त सिर्फ एक सिंगल पार्टी का पाकिस्तान चलाना आसान नहीं है। जो आने वाला पाकिस्तान है ना, उसमें आपको तकरीबन सब लोगों को, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद पीपल पार्टी से भी हमारा कोई ना कोई 13 पार्टियां इकट्ठी थी ना, मिलकर ही हमारी हुकूमत थी पिछले। मेरे पास इत्तला ये है कि आप 13 पार्टियां भी इकट्ठी हैं, इलेक्शन के बाद आप 13 की 13 पार्टियां इकट्ठी ही होंगी। मेरी इत्तला गलत है या सही है? नहीं, मेरे पास इत्तला तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों का अलायंस पाकिस्तान के कौमी हुकूमत की तरह हमारी अगली हुकूमतें होंगी। कोई एक सिंगल पार्टी जो है ना, वो तमाम इलाकों में पॉपुलर नहीं है। मसलन पीपल पार्टी का ज़्यादा जोर सिंध के दही इलाकों में है और पंजाब में उसकी पोजीशन सिर्फ चंद हल्कों में होगी, साउथ पंजाब में, अदरवाइज पंजाब में उनकी कोई पोजीशन नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं निकल रही थी, तो बलूचिस्तान में भी मिल के हम कोई ना कोई सीटें वहाँ, क्योंकि अलायंस होगा, सारी पार्टियां मिल के, आप सही कह रहे हैं कि 13 पार्टियां या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां, एक कौमी यकजहती वाली बात है जो पाकिस्तान की, यानी हम कह सकते हैं कि कौमी हुकूमत बनने जा रही है, कौमी हुकूमत बनने जा रही है ना। इस किस्म की बात, इस किस्म की तमाम पार्टियों को तकरीबन साथ, मियाँ साहब ने तो आते ही कहा ना कि मैं तमाम पार्टियों से बातचीत करना चाह रहा हूँ और उनको साथ लेके हम चलेंगे। तो ये तो अब देखिए ना, कोई इलेक्शन में आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अलायंस होगा, बातचीत होगी, जिसका कोई ना कोई जो मैनिफेस्टो है। लेकिन शेख साहब पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज कौन सी हैं, आप ये समझते हैं? पहले तो सिंपल आप जवाब दें, मैं पार्टी नहीं कोई रखता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस जमात से होगा? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुकाबला पंजाब में तो होगा, अगर PTI से था पहले, पिछला इलेक्शन PTI से बहुत ज़्यादा मुकाबला रहा। अदरवाइज तो काफ लीग जो है वो भी उतनी नहीं, अभी नई पार्टी तहरीक इस्तेकाम बनी है। अब वो क्योंकि ज़्यादा PTI के लोग उधर चले गए हैं, इलेक्टेबल है ना, लोग काफ़ी इलेक्टेबल है, तो पंजाब में वो सीटें ज़रूर उनके दिल पे हाथ रख के शेख साहब बताएं, PTI क्या ये दौर इलेक्टेबल्स की सियासत का है या नहीं? देखिए, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जो लोग चाह रहे हैं, जिसको अभी भी हम कई इलाकों में उन लोगों से उनका इन्फ्लुएंस है। हमारे अपना इलाके में, मैं आपको अपना चंडियोट का इलाके में ले जाता हूँ। हमारे यहाँ मुझे आना पड़ा कराची से, मैं कराची में ही रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, और हमारे यहाँ कभी 150 साल से उनके मुकाबले में कोई नहीं आया था। ये अभी भी जो हमारे इलाके शुरू हो जाते हैं साउथ पंजाब के नज़दीक है, जंग का ज़िला और चंडियोट का ज़िला और बाकी सारे, पिछले इलेक्शन में 8 ज़िलों से मेरे मुंसलिक जो ज़िले थे ना, खुशाब था, बखर है, हाफजाबाद, चंडियोट, मियांवाली, इन तमाम ज़िलों से, जंग, इन तमाम ज़िलों से सिर्फ वाहिद मुस्लिम लीग की हमारी एक सीट निकली है। बाकी सीटें PTI ने ली थी देहाती इलाकों में, क्योंकि इलेक्टेबल ज़्यादातर उधर चले गए थे। हमारे इस रीजन में इलेक्टेबल की अभी भी बहुत अहमियत है। वो ये अलग बात है कि वो आज के दौर में क्या होना चाहिए, लेकिन आप उनको, इसको जो हकीकत को नहीं हटा सकते, हकीकत है ये। चलिए शेख साहब, आपकी हकीकत मान ली, आपकी अकेली सीट निकली इन 7-8 इजला में, अब कौन सी आपने दूध के कुएं या दूध की नहरें ऐसे निकाल दें कि आपकी सीटें ज़्यादा निकल आएंगी? नहीं, इस बार भी कोई, ये देखिए ना, पार्टियों की और भी सीटें निकलेंगी। हम भी पिछली बार हमें इलेक्शन में बहुत मुश्किलात हुई, हमें हिस्सा ही हमारे क्यों 8 में ज़िलों में से एक सीट निकली कि बाकियों को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, मुस्लिम लीग किसी को टिकट ही नहीं दिए। मेरे अपने हल्के में भी मेरे पास नीचे MPA नहीं था, बगैर MPA के मैंने
लड़ा, और साथ वाले चिन्योट के हल्के में हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट उन्होंने खड़े नहीं होने दिए। और मुझे अपने बेटे को जब भी कभी चिन्योट आया ही नहीं था, उसको वहां पे इलेक्शन लड़ाना पड़ा जिला चिन्योट की दूसरी सीट पे, हालांकि वो इलेक्शन नहीं जीत सका। तो अभी भी हमारे एरियाज में इन्फ्लुएंशियल लोगों की पोजीशन है और वो जिधर चले जाते हैं उनका, इसीलिए सारी पार्टियां इन इलाकों में, शहरों में पोजीशन दूसरी है। आपको रियलाइज करना पड़ेगा। ये जो पीटीआई की आप बात करते हैं ना, वाकई पॉपुलर जमात यानी आम दरमियाने लोगों में जो मिडिल कम्युनिटी है, मिडिल इनकम लोग हैं, या वो उनमें या पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ज़रूर पॉपुलर थी। ये कहना कि पॉपुलर नहीं है, लेकिन अब बात ये है कि वो शहरों में ज़्यादातर उनकी है, इन इलाकों में उनके पास कैंडिडेट नहीं है। अभी हमारा जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ता है, अगर वो चला गया शहरों के अंदर, अगर मेरे मुकाबले का कैंडिडेट ने छोड़ दी, अगर छोड़ दी है पीटीआई, तो उनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट लाएंगे तो कोई इलेक्शन होगा ना। कैंडिडेट भी 5 साल मेहनत करता है, लोगों की गमी खुशी में अटेंड करता है, उनके काम करवाता है, तो अपना कैंडिडेट का एक इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ पार्टियां कुछ नहीं कर सकती, पार्टियों का 10-15%, 20% वोट होता है, बाकी कैंडिडेट अपने वोट होते हैं उनके। हमारे आप ये मानते हैं कि ये जो रेडी बान है, जिनका ताल्लुक दूर दराज इलाकों से है, गाँव से है, आप उनसे जाके जरा राय लेना, अवामी सर्वे भी सर करवाया करें, क्योंकि बैठ के बात करना और कहना कि मेरी पॉपुलरिटी, अगर मैं बैठ के बात करूं कि मेरे सुनने वाले बहुत हैं, तो ये मेरा जाम हो सकता है कि मुझे सुनने वाले मुझे तज़हीक का मेज़ लहजे में सुन रहे हों, या मुझे ये सुन रहे हों कि ये आज क्या शुद्ध नहीं छोड़ेगा। मैं तो यकीन से नहीं कह सकता कि वो किस इरादे से सुन रहे हैं। आप बतौर पार्टी के एक कारकुन या रहनुमा, आप जरा सर्वे करवा के देखें कि आम फर्द राय क्या रखता है और आपकी पार्टी से कितना खुश है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे से ज्यादा सर्वे कौन करेगा जो 31 साल से ये अभी 7वां एमएनए का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जिनको अगर टिकट नहीं मिला, जिसको अगर टिकट नहीं मिला 1997 में, तो उस वक्त खान साहब 8 जगह से खड़े हुए थे, 8 की 8 जगह से हार गए, और हमारे वोट, मुझे मुस्लिम लीग तमाम सीटें पंजाब से जीत गई। तो मुझे अगर टिकट नहीं दिया तो मेरे वोट पीएमएलएन और पीपल पार्टी दोनों कैंडिडेटों के टोटल से ज्यादा थे, और मेरे पास उस वक्त भी एमपीए नहीं था। सर्वे करते हैं, लोगों में जाते हैं, देखिए बात, उनके पास कैंडिडेट होना भी दोनों चीजें हैं। एक पॉपुलैरिटी है पार्टियों को, मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि पार्टी के वोट 15% किसी हल्के में 10%, किसी हल्के में 20%, ये होते हैं। बाकी कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल उसको निगेट कर रहे हैं कि कोई खंबा भी खड़ा कर देगा तो वो जीत जाएगा, इस तरह है नहीं। पहले आपको अपने कैंडिडेट, आज असद उमर साहब ने आपकी बुनियादी रुकनीत से भी छोड़ दिया ना, तो अब पीटीआई की पोजीशन नहीं है। अब मुकाबला करेगा, ठीक है, जो कैंडिडेट तरीके इस्तेकाम में जा रहे हैं, कुछ उनमें इलेक्टेबल है, वो सामने आएंगे, लेकिन वो आपके इत्तेहादी होंगे ना, वो भी जी आपके इत्तेहादी बन रहे हैं वो भी, कि नहीं? नहीं, अभी तय हो रहा है, वो कोशिश उनकी होगी जी, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उनका तर्जमान उनका आपको लेने आता है, आपके लीडर को, तो अभी आप कहते हैं कि अभी बात होगी। मुझे एक बात बताएं शेख साहब, राणा साहब, शेख साहब, क्या ओन चौधरी लेने नहीं आया मियां साहब को, रिसीव करने नहीं आया? नहीं जी, ओन चौधरी लेने आया। जहाज की जो बात आप कर रहे हैं ना, जहाज तो उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि कंपनी का जहाज है, उसने पैसे देने हैं बैंक को, उसके ऊपर वो सूद भर रहा है। चले एक मेहरबानी चलेगा नहीं, मान लिया कंपनी का जहाज। ओन चौधरी साहब भी कंपनी के हैं? नहीं, ओन चौधरी साहब आए, आप सही कह रहे हैं कि वो आए, अब वो पार्टी की तरफ से कोशिश है, पार्टियां आपस में मिल रही है ना, एमपीएम आके हमें मिली है ना, हम जा रहे हैं बाप की बात। ये पार्टी भी देखिए इस तरीके इस्तेकाम भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, इलेक्शन चले, यासर आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि मेरे सवाल जो होते हैं ना शेख साहब, वो आपको शायद अच्छे नहीं लगते, लेकिन यासर एक सवाल मुझे सब ये बता दें कि आपको पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिले या नए उम्मीदवार उन्होंने लाने दिए, क्या इस इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को उसी तरह जलसे जुलूस करने की इजाज़त होनी चाहिए जिस तरह आपको पीपल्स पार्टी को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या किसी भी सियासी जमात को है? तो रह गिरेगी जी, बिल्कुल जिस पार्टी का टिकट का निशान है बैलेट पे, हर पार्टी को खुली इजाजत होनी चाहिए, उनको जलसे करने देने चाहिए, नहीं तो इलेक्शन तो फिर उसका बात नहीं बनेगी ना। फिर तो इलेक्शन
फेयर होते हुए नजर भी आने चाहिए। आप आज के प्रोग्राम को हम याद में रखेंगे, आपके इन अल्फाज को ना हमने आपको इलेक्शन के बाद भी सुनाने हैं और याद भी रखने हैं। फिर आपसे हम, चूंकि मुझे आप पे यकीन है कि आप हमेशा हक और सच का साथ देते हैं। नहीं राणा साहब, इससे होगा क्या? इससे पहले भी कोई प्रोग्राम का कोई मैंने कहा हो, बेशक नहीं, मैंने ये कहा था और अब मैं चेंज कर रहा हूँ। नहीं, कोई किसी प्रोग्राम में मैं बात तो अपनी वही करता हूँ जो समझता हूँ बेहतर। जी भाई, शुक्रिया जनाब, आप हमें प्रोग्राम में लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है आपसे आप खुल के सवाल करते हैं। और बात ये हो नहीं चाहिए, हम खुल के सवाल करते नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। खुदा की कसम खुल के सवाल काट नहीं सकते। चले, आपका इतना ज़र्फ है, इतने सवाल सुन लेते हैं, हमारे तो कोई सवाल भी नहीं सुनता सर। नहीं, आप यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे तो अच्छा लगता है आप बिल्कुल, ये हमारे मुल्क सबका है, सब मुल्क मिल के चलेंगे। देखिए, मशवरा सबका होना चाहिए जी। आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, सबका मुल्क है जी। अच्छा शेख साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ आपने MKM से इत्तेहाद किया। कराची के अंदर आप भी जानते हैं, आपका कारोबार भी वहाँ पे, आपका ज़्यादातर वक्त भी वहीं पे गुजरता है। बल्दियाती इलेक्शन में MKM के बायकॉट के बाद, इससे बात अलग कि MKM ये दावा करती है कि हमने बायकॉट किया तो टर्नआउट बहुत कम हुआ, लेकिन इतने अरसे में जमात इस्लामी ने वहाँ पे MKM के मुकाबले में वोट बैंक में इजाफा किया है। हालिया कारकर्दगी भी अगर देखी जाए या जलसे जुलूस देखे जाए, तो आपको समझ में आता है कि MKM से इत्तेहाद सूदमंद रहेगा? देखिए, जमात इस्लामी का बिल्कुल यहाँ वोट बैंक है, आज से नहीं है। बहुत MQM के बनने से पहले से जमात इस्लामी कराची से सीटें निकालती थी, शुरू से ही। और जमात इस्लामी एक यहाँ की कराची की एक पॉपुलर जमात है। बात यह है कि MQM, लेकिन जमात इस्लामी तो PTI के साथ ज़्यादातर उनका आपस में इश्तराक या कोई मिल के इलेक्शनरिंग कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी पार्टी किसके साथ करीब आ रही है। तो मैंने पहले आपको गिनाया कि कराची में और हैदराबाद, कराची बहुत बड़ा शहर है ना, पाकिस्तान की तकरीबन 10% आबादी कराची है सिर्फ, और पाकिस्तान का पूरा यानी मुल्क का लोग यहाँ रहते हैं। बात वही हो रही है कि यहाँ तमाम पार्टियाँ पॉपुलर हैं, हर एक के अपने ANP के भी वोट हैं, तमाम इन मौलाना फजल रहमान के JUI के वोट हैं। जब भी वो जलसा करते हैं, सब पार्टियाँ यहाँ पॉपुलर हैं, उनका अपना अपना वोट है। अब जो आपस में मिल जाएंगे 2-3 पार्टियां, तो उनके वोट में इजाफा हो जाएगा कि एक अकेले लड़ेंगे, अगर सीट की एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो सबके मफाद में। जो दूसरी तरफ भी पीपल पार्टी भी करेगी ज़रूर, वो हो सकता है जमात इस्लामी दे करे या किसी और पार्टी दे करे, तो उनका भी राइट है। तो ये कराची में इस बार बड़ा अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा इलेक्शन कम देखा होगा। हर पार्टी के यहाँ पे वोट हैं। कराची में अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है, हर पार्टी के यहाँ पे वोट है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी इशू पर मजीद बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, इस इत्तेहाद के मकासद क्या हैं? बस समझ से बालातर बात है कि एक तरफ आपकी अक्सरियत नहीं, दूसरी तरफ उनकी अक्सरियत नहीं, सीट एडजस्टमेंट वाला मामला बन नहीं पा रहा। तो MKM और नून लीग के दरमियान ये जो इत्तेहाद की बातें हैं, ये क्या किसी को सिर्फ छेड़ने के मुतरादिफ हैं कि टेस्टर लगा के देखा जा रहा है कि आगे से रिबटल किस तरीके से आता है, रिटेलिएशन कितनी आती है, फिर उनके साथ कोई मामला तय पाए जाएंगे और फिर मफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे। ये माजी करीब का जो इत्तेहाद है, इतनी भी क्या बन गई कि इत्तेहाद इस तरीके से टूटे कि आप बातचीत करना तक गवारा न करें और आप अपना कोई वफ्द उनके पास ना भेजें या वो आपके पास आना गवारा न करें। मेल मुलाकातें तो जारी हैं, हाँ ये अलग बात कि गेट से भी किसी को वापस भिजवा दिया जाता है कि अंदर मसरूफियत चल रही है, तो लेकिन डेलीगेशन तो आ सकता है। डेलीगेशन आने से रोक कौन सकता है कि एक सवाल है। आप पहल तो ये कहा जाता था राना साहब के कानूनी उमूर है और कानूनी उमूर में पेचीदगियों की वजह से मेल मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन जिनसे करनी है, जिनको बुलाना है, उनसे तो हो रही हैं। तो फिर ये दो बड़े जोमा से मुलाकातें ना होना, मिसाल आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या टेलीफोनिक गुफ्तगू ही काफ़ी? यासर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारा कौम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला है। ये कौम के साथ एक ऐसा ड्रामा खेला जा रहा है। मैं आज आपको जो बात कह रहा हूँ, आप जिस दिन इलेक्शन की ट्रांसमिशन होगी
और उसके बाद जिस दिन हुकूमत की बनाने की ट्रांसमिशन होगी, ज़रा आप ये चीज़ें देख लीजिएगा। आपने कौन सा सर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाना, आप भी उधर ही बैठे हो, इसका ना देख लीजिएगा, हम भी यहीं पे होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात यह है कि ये मामला तमाम मामला तय हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ पर सबको फ्री हैंड दिया गया है, क्या कि जो जहां पर जितनी ज़रब लगा सकता है, जो जहां पर जोर लगा सकता है अपने तौर पे, वो जोर लगा के बंदे तोड़ ले। लेकिन दरांती या कुल्हाड़ी तो किसी की तेज होती देखी नहीं। मैं सुन लेना, देख ले। और उसके बाद साथ उन्हें कहा गया कि जनाब आपने इकट्ठे हुकूमत बनानी है। फैसला ये होगा कि जनाब वोट यानी पार्लियामेंट के अंदर किसके मेंबरान ज्यादा हैं वो वजीर आजम हो जाएगा, जिसके काम है उसके वो सदर ले आएंगे, जिसके बाद स्पीकर क्या, डिप्टी स्पीकर क्या, बाकी क्या सब होगा। 11, 12, 13 जमातें दोबारा इलेक्शन के बाद इनका एक नया इत्तेहाद होगा। और नया इत्तेहाद फाइनल हो चुका है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, हर चीज फाइनल हो चुकी है। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने आप को कि हमारे पास कितनी नशिस्तें आती हैं, कौन कितनी नशिस्तें लेता है। मुझे एक सियासी लीडर ने कहा, सिंध से तल्लक रखता है वो सियासी लीडर, उसने कहा जनाब मामला तो तय हैं, तयशुदा मामलात हैं। मैंने कहा वो किस तरह? उसने कहा गौर करें, जब हम किसी एक लीडर के खिलाफ बोलते हैं तो पहले एक जमात से बोला जाता है, वही दूसरी जमात से बोला जाता है, वही तीसरी जमात से बोला जाता है, वही चौथी जमात से बोला जाता है। तो आप इस पे अंदाजा लगा लेना, हम सब एक ही विकेट पे है ना, एक ही लाइन पे है ना। मैं कहा हाँ ये तो है। उसने कहा भाई बाकी चीजें भी तय है, सिर्फ ये है कोशिश हम सब ने करनी है कि हम में से सीटें ज्यादा कौन लेकर जाता है, हम में से कौन कितनी मेहनत करता है, हम में से कौन जो है आगे निकलता है। जो आगे निकल जाएगा दूसरे को हर सूरत में उसकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, हर सूरत में उसका साथ देना पड़ेगा। ये तय हो चुका है। मैंने अभी शेख साहब को एक बात की, आपने सुनी? हमने कहा जी कौमी हुकूमत बन रही है, फिर उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने किसी एक बात से इनकार नहीं किया। मुझे एक बात बता दें, MKM के दफ्तर नहीं खुले, MKM के मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन वो नून लीग के साथ खड़ी है, GDA भी साथ खड़ी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा, बाकी जमातों के साथ कोई और खड़ा हो जाएगा। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के कुछ लोग पहले सारी अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, ज़ाया तो नहीं कह रहे, लगा रहे थे किसके खिलाफ? नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब वो सारा किसके खिलाफ करते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इसी तरह परवेज़ खटक साहब यही कर रहे हैं। इसी तरह बाकी जो जमातें इत्तेहाद में, परवेज़ खटक साहब उस वक्त इत्तेहाद में तो नहीं थे, लेकिन अब वो भी तो किसी ना किसी तरीके से हिस्सा है ना, बिलवास्ता बिला वास्ता या जो मर्जी आप कह लें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यस सर। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मैंने इलेक्शन के हवाले से आपकी भाभी से बात कर ली थी और मैंने उन्हें कह दिया था कि इलेक्शन में ये होने जा रहा है। मैंने उन्हें बता दिया था कि इलेक्शन क्या होगा साहब, ठीक है, यहाँ पे हम कर नहीं सकते। नहीं, मेरी बात सुने, आपने जितनी बार तज़किरा कर दिया ना, मुझे ये आसार दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एक नया फरमान जारी हो कि अपनी बेगम से भी बात नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप करते हैं तो वो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता। अगर मैं कह दूं, अगर मैं बता दूं तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं वो चीज बता दूं कि क्या होने जा रहा है तो आप और मैं चलें। दूसरी बात यार, बड़ी आज अफसोस की खबर है, निगरान वज़ीर आला, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, जन्नत में आला मकाम ता फरमाए, आमीन। अब देखते हैं कुरा किसके नाम का निकलता है, नए वज़ीर आला कौन आते हैं और नए वज़ीर आला जो हैं कबीना कौन, नई कबीना कौन सी बनती है, क्योंकि क्या वही कबीना होगी या नई कबीना बनेगी। अब इस पे मेरे पास जो इतला है वो भी बड़ी मज़ेदार इतला है। क्या? मेरे पास इतला यह है कि परवेज़ खटक साहब अपना बंदा लाना चाह रहे हैं, उनकी भी है, जो है मौलाना साहब, उनकी खामोशी भी अब किसी और तरफ इशारा कर रही है कि अब ऊपर भी हम नीचे भी हम। ANP जो है वो कहती है नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी अपनी ताई जोर लगा रही है, अमीर मकाम साहब को एक लहदा टारगेट दे दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इलेक्शन से पहले अब
एक और इलेक्शन हो गया ना, ये इलेक्शन ही हो गया ना एक किस्म का, ये इंतखाब होना है ना, जाहिर बात है। नहीं ये इसका इंतखाब तो नहीं होगा, तो मुशावरत के बाद इंतखाब ही होगा ना। मुशावरत कौन सा इंतखाब? अच्छा हम तो सियासी तौर पे आईनी तौर पे बात करेंगे ना सर। आप कह सकते हैं आईनी तौर पे फिर या ना, ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, आप इसको तूल दे देंगे, आप ना करें आप सर, वो इस पे तावीलें होंगी नहीं, इस पे कल गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 24 और 224 के तहत वज़ीर आला फिर से मुशावरत के बाद मुंतखब किए जाएंगे और वो अपॉइंटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट किसके नाम का कुरा निकलता है, वक्त का इंतजार कीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।